जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। भाई ये क्लिपिंग है सीए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए। सीए फाउंडेशन के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उस कैटेगरी के अंदर टॉप 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आज हम करने जा रहे हैं। अब ये वो दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने की संभावना है, और जिनके बाहर मुझे नहीं लगता पेपर बन सकता है। तो मैं वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दूंगा एंड क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट एक राइडर छोटा सा इसमें ये है कि ये आपको लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अमित पोपली क्लासेस से परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी समझो, ये आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे केवल सॉफ्टवेयर के खर्चे पे दिए जाएंगे। मजबूरी ये है कि मैं इसको अगर ऐसे ही लॉन्च कर देता हूँ तो पूरी मार्केट में ये वैसे ही सब कुछ पब्लिक हो जाएगी। तो फिर जो इतनी मेहनत और तेल निकल रहा है इन क्वेश्चन को और आंसर को बनाने में, उसका कोई फायदा नहीं मार्केट में। इसके वैसे ही सब जगह ही हर टीचर कहेगा लो जी हमारी है। तो इसलिए अभी कम से कम इस बार की बनी है, तो अभी एग्जाम तक ये सबके सामने डिस्क्लोज ना हो और केवल उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल रहे जो मुझसे पढ़ रहे हैं या जो मुझसे गूगल ड्राइव पे हैं। इसलिए ये उन्हीं बच्चों के लिए रहेगी, और अगर कोई इसे बाय करना चाहता है तो amitpoppliclasses.com से ही उसे बाय करना पड़ेगा, और कॉस्ट टू कॉस्ट में दी जाएगी, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का खर्चा प्लस जीएसटी उससे लिया जाएगा। फिलहाल चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पहले 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन जो हैं आप इसे YouTube पे एक्सेस कर सकते हैं। रिमेनिंग के लिए आपको amitpoppliclasses.com पे जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर जो भी इसे बाय करना चाहते हैं। 100% सिलेबस इन टॉप 100 क्वेश्चंस में कवर होगा। आज की जो सीरीज है उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन कवर किया है। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा था इस सीरीज के अंदर कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट कमेंट। देखो जी, इन क्वेश्चन को ना हम कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहलाते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट देकर आपसे कंपैरिजन आपको कमेंट करने को कहा जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको प्रोविजन ऑफ लॉ मेंशन करना पड़ता है। स्टेप नंबर 2, जो गिवन केस स्टडी आपको यह केस लॉ दिया हुआ है आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है। और स्टेप नंबर 3, आपको लास्ट में कंक्लूड करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कोर्ट में भी कि सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, तो लास्ट में आपको कंक्लूड करके आना पड़ता है। उसे कहते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बट ये केस स्टडी नहीं है, ये क्या है? ये कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये मतलब आप कह सकते हो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच का, केस स्टडी के बीच का कहीं मुद्दा है। तो यहां पर आपको हेडिंग कभी भी कंक्लूजन नहीं लिख के आनी ना, कभी कंक्लूजन नहीं लिखना। रेलेवेंट प्रोविजन लिखने के बाद आप नीचे लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आप एक शुरुआत ऐसे कर सकते हैं और दूसरी शुरुआत ये ऊपर से भी कर सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये सबसे ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और फिर लास्ट में आ जाइएगा, सबसे लास्ट में दोबारा से कंक्लूड कर दीजिए 10 वी में कंक्लूड दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट सिंस सोशल एग्रीमेंट आर एग्रीमेंट बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, लास्ट में फिर यही लिख दिया। बट इस बार जब आपने लिखा तो सिंस जरूर लिखा, बिकॉज जरूर लिखा, एज जरूर लिखा कि क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो टोटल मिला के लास्ट जो पैरा होगा वो 2 या 3 लाइंस का मिलकर होना चाहिए। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, आइएगा। फिर देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट कमेंट। तो सबसे पहले मैंने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मुझे पता है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में से निकलते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट लाइक सोशल एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। ऐसा ही एक केस लॉ भी आप लोगों ने किया, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। तो अब आपके पास वो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर लिखने का भी स्कोप है यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। ये पॉसिबल है कि पेपर में 90%, 95% इनफैक्ट को सेक्शन याद नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं याद तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिख दो बस। अच्छा, अगर कोई ऐसे लिख दे ICA 1872, नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना।
तो ये जरूर लिखना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेफरेंस में आप जवाब दे रहे हो। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। देखो छोटी सी डेफिनेशन है, जब भी कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जरूर लिख के आना, और इन्वर्टेड कॉमा ऐसा होना चाहिए जो नजर आए, ठीक है। अब हो सके तो जैसे ही वो डेफिनेशन खत्म करो उसके आगे कुछ मत लिखना, फिर जो भी लिखना है नेक्स्ट पैरा से शुरू करना। 10 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व, सारा जोर इस बात पे है कि प्रेजेंटेशन पे ज्यादा से ज्यादा इंफेसाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा सके। तो 10 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, आपने लिखा। उसके बाद एग्रीमेंट का मतलब लिखा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब लिखा। आप चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो, ऑप्शनल है, चाहो तो मत लिखो, यानी कि आपके पास ऑप्शनल है ये मुद्दा, तो ठीक है जी। उसके बाद जो इतने भी कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें एक प्रेजम्पशन होती है कि पार्टीज जो हैं वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं, यानी कि वो इन्फोर्सेबल होते हैं। बट सोशल एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की प्रेजम्पशंस नहीं होती, इसका मतलब वो एग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। अब आपने कुछ नहीं करना, यहां केवल लिख देना है सोशल एग्रीमेंट के नीचे बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस व्यू was also upheld in the case of बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, किसी केस लॉ को लिखने का तरीका है। ये सारा आंसर लिख के लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया, और कंक्लूजन में लास्ट में कंक्लूजन हेडिंग नहीं देना क्योंकि केस स्टडी नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। साथ में आपने रीजन जरूर लिखना है कि ऐसा क्यों, सेंस जरूर लिखना है। समझ गए? चलो जी, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। तो आज तक जितने भी इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सारे मैंने लिख के यहाँ पर एक दे दिए हैं, और करके क्वेश्चन किए हैं, यानी कि इतने इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और फिलहाल Shambhu Dayal started a self-service system in his shop. Shrimati Prakash entered the shop, took a basket, and after taking article of her choice, took into the basket, reached the cashier for the payment. The cashier refused to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the said article to Shrimati Prakash? आपने कई बार ये क्वेश्चन सुना होगा। दूसरा, LIC communicate voluntary retirement scheme to its employees. One of the employee opted under it, but the management refused his application. तीसरा, राहुल गोज टू सुपरमार्केट टू बाय अ वॉशिंग मशीन। अब तीनों में एक चीज कॉमन है, यहां ऑफर नहीं है, यहां पर इनविटेशन टू ऑफर हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऑफर को भी डिफाइन करना है, इनविटेशन टू ऑफर को भी डिफाइन करना है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताना है कि ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से किस तरीके से अलग है। फिर बताना है कि यहाँ पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जांपल LIC वाले क्वेश्चन में LIC का वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देना अपने एम्प्लॉयज को, ये इनविटेशन टू ऑफर है। एम्प्लॉयज का उसे एक्सेप्ट करके मैनेजमेंट को बताना ये ऑफर है, फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा या नहीं, एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ठीक है जी। सिमिलरली ऊपर वाले केस में सेल्फ सर्विस सिस्टम के अंदर आर्टिकल को प्लेस करना ये केवल इन्विटेशन टू ऑफर है। आर्टिकल उठा के रिसेप्शन पे अप्रोच करना ये ऑफर है, और रिसेप्शन पे पेमेंट एक्सेप्ट होगी या नहीं वो एक्सेप्टेंस वहां पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली सुपरमार्केट वाला ये भी ऐसे ही चलेगा। सुपरमार्केट में आइटम डिस्प्ले पे लगाना ये इनविटेशन टू ऑफर है, डिस्प्ले से उठा के रिसेप्शन पे जाना ये ऑफर है, और बाद में पेमेंट एक्सेप्ट करना ये एक्सेप्टेंस टू द ऑफर कहलाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, तो सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि ऑफर क्या होता है। देखो जी, शुरुआत कैसे की, आप शुरुआत ऐसे ही करेंगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ, लिखिए सबसे पहले द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आपने लिख डाला, ठीक है जी। अब नीचे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो सबसे पहले आपने ऑफर को डिफाइन किया, उसके बाद आपने इनविटेशन टू ऑफर को डिफाइन किया, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आपने इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में थोड़ा सा फर्क जो भी 2-3 लाइन का बता सकते हैं वो बता दो, जो भी 2-3 लाइन का फर्क बता सकते हो बता दो, क्योंकि ध्यान रखना एग्जाम में 3 या 4 नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं आएगा। और एक बात मंत्र बांध लो अपने साथ, देखो इस बार जो स्ट्रेटेजी दिखाई है ICI ने, इससे पिछली बार ICI स्ट्रेटेजी दिखा रहा था 7-7 नंबर के सवाल पूछने की, बट इस बार जो सवाल पूछे गए हैं 3 या 4 नंबर के। तो आपने एक बात ध्यान रखना है, एक
एक नंबर के लिए 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। एक नंबर के लिए तो 4 नंबर के सवाल के लिए 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, तो लेंथ मैनेज कर लेना। अच्छा, जब भी आप प्रोविजन ऑफ द लॉ लिखोगे, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, तो ध्यान रखना जितनी भी आप लेंथ लिख रहे हो उसका 70% लेंथ यहां प्रोविजन ऑफ लॉ में आनी चाहिए। और एक और बात, जरा हर 3 या 4 लाइन के बाद पैरा तोड़ देना। हर 3-4 लाइंस के बाद देखो पैरा टूटना चाहिए, ये पैरा टूटा, ये पैरा टूटा, ये पैरा टूटा, ऐसा पैरा टूट जाना चाहिए। जब आप पैराग्राफ को तोड़ोगे तो उन्हें नंबरिंग मत देना। ये सब ब्रह्म ज्ञान है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, अपने साथ बांध लेना, तभी प्रेजेंटेशन निखर के आएगी। जो लोग हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे कि कब कब नंबर मिल रहे हैं, कब कब कट रहे हैं। समझ आ रही है बात? उसके बाद गिवन केस को आपने यूज करना है। ये लो जी, ये भी रेलेवेंट प्रोविजन था। फिर इन द गिवन केस आपके टोटल लेंथ का लगभग 10% हिस्सा, इन दिस केस ये होना चाहिए, ये 10%, और फिर लगभग 20% हिस्सा आपका कंक्लूजन में आना चाहिए। 20% हिस्सा जब आप कंक्लूड करोगे तो कंक्लूजन में जरूर लिखना कि देखो, कंक्लूजन डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए ये वाला, डिसाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल टू श्रीमती प्रकाश। अब जब आप कंक्लूड करोगे 10V में कंक्लूडेड, शंभू दयाल, इसी लाइन पे आंसर होना चाहिए कि शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल और नॉट कंपेल्ड। तो हम कह सकते हैं नहीं जी, शंभू दयाल कैन नॉट बी कंपेल्ड, यही लिखोगे। शॉपकीपर does not accept the price, the intended buyer cannot compel, ये शायद सेकंड थर्ड का आंसर दिया होगा। मतलब आपने आंसर उसी सिरे से देना है कि शंभू दयाल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द प्राइस बिकॉज आर्टिकल डिस्प्ले आर जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। समझ गए? बिल्कुल उसी तरीके से आंसर करना है आपने। चलिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वही पॉइंट पे अटैक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? Now come to the next question called question number 3. Mr. B makes a proposal to Mr. S by post to sell his house for ₹10 lakh and posted the letter on 10th of April 2020. लेटर कब पोस्ट किया है? 10 अप्रैल को, and the letter reaches S on 12th of April 2020. Okay. He read the letter on 13th of April 2020. Mr. S sent his letter of acceptance on 16th of April 20 and the letter reaches B वापस on 20th April 2020. On 17th April, Mr. S changed his mind and sent a telegram withdrawing his acceptance. The telegram reaches to B on 19th of April 2020, examined with reference to the Indian Contract Act. On which date the offer made by B will complete? Discuss the validity of acceptance and what would be the validity of acceptance if the letter of revocation and letter of acceptance reach together. देखो, इतना तो तुम्हें पता लग गया होगा कि पूरा क्वेश्चन जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड है। सारा क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले अच्छा क्या रहेगा कि आप सेक्शन 4 के सारे प्रोविजंस को पहले मेंशन कर दो। पूरे का पूरा सेक्शन 4 मेंशन कर दिया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है, और रिवोकेशन के बारे में भी बात की है ना, रिवोकेशन के बारे में। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में भी लिख दो, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में भी लिख दो, सब कुछ लिख दिया। अब आप कंक्लूड करना शुरू करो कि कंक्लूजन, पहला, ऑफर कब कंप्लीट होगा? ऑफर किस दिन होता है? जिस दिन वो ऑफर सामने वाले की नॉलेज में आता है। यहां अगर हम कहें कि ऑफर कब, किस दिन उसके नॉलेज में आया है, तो देखिएगा ऑफर उसके नॉलेज में कब आया है, कब आया है, कब आया है। उसके पास रीच हुआ है 12 अप्रैल को, बट ही रीड द लेटर ऑन 13 अप्रैल, तो उसकी नॉलेज में 13 अप्रैल को आया, तो 13 अप्रैल वुड बी द डेट ऑफ द ऑफर। अब डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ऑफरर के लिए अलग होती है, ऑफरी के लिए अलग। ऑफरर के लिए कब होती है? जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया जाता है। तो पोस्ट कब किया गया है? सेंड इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 16th of April, तो 16th of April वुड बी द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट बी। और अगेंस्ट एस कब होगा? जब वो लेटर बी के पास आ जाएगा, यानी कि 20 अप्रैल। तो डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं? सबसे पहली बात, 20 अप्रैल को बी को लेटर रीच हुआ है 20 अप्रैल को, परंतु 17 अप्रैल को एस ने अपना माइंड चेंज कर लिया था और रिवोकेशन कर दिया था, जो कि बी को मिल चुका है 19 अप्रैल को। तो यानी कि रिवोकेशन पहले मिल चुका है, और अगर रिवोकेशन पहले मिल चुका है तो रिवोकेशन प्रिवेल
करेगा और एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। बट तीसरा क्वेश्चन अजीब कहता जी ऐसा है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी बताइए, अगर रिवोकेशन ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस केस में क्या होगा। देखो जी उस केस में भी क्या होगा, अब एक बात सोच के देखो, अगर मैं कहता हूं कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया था 16 अप्रैल को और एक्सेप्टेंस पहुंची है 20 अप्रैल को और 17 अप्रैल को रिवोकेशन भेजा, तो वो दोनों एक साथ कैसे आएंगे। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा फास्टर मोड यानी कि स्पीड मोड से भेजा होगा। अब आपके पास दो लोग आए, एक नॉर्मल चलता हुआ आया, एक हाफता हुआ दौड़ता हुआ आया, तो आप हाफते हुए दौड़ते वाले की बात पहले पूछोगे, यानी कि जो रिवोकेशन है पहले उससे पूछोगे, तो यानी कि रिवोकेशन ही उस केस में प्रिवेल करेगा क्योंकि वो स्पीड पोस्ट वगैरह के थ्रू आया है। तो इसलिए आंसर देख लीजिएगा, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, रिवोकेशन जो है वो वैलिड नहीं है क्योंकि रिवोकेशन पहले आ चुका है। एंड तीसरा रिवोकेशन यहाँ पर पहले दूसरे क्वेश्चन में रिवोकेशन एब्सोल्यूट है, देयरफॉर एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज इनवैलिड है। तीसरा, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों एक ही साथ आते हैं, रिवोकेशन तब भी प्रिवेल करेगा। ठीक है ना, चलिए ये देख लीजिएगा, थर्ड का आंसर पढ़िएगा क्या लिखा है। एज पर द लॉ एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, सिंस रिवोकेशन वाज मेड बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज कंप्लीट। इससे पहले कि वो उसकी नॉलेज में आता, रिवोकेशन भी साथ में ही आ गया है, तो इसलिए कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट ओनली व्हेन द लेटर ऑफ रिवोकेशन रीचेस द प्रपोजर या उसकी नॉलेज में है, दैट इज बिफोर बी, दैट इज मिस्टर बी बिफोर रिवोकेशन। मगर यहाँ तो रिवोकेशन पहले ही आ गया है, तो इसका मतलब रिवोकेशन प्रिवेल करेगा अगर दोनों लेटर साथ में भी आते हैं तो। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Ramesh promised to pay rupees 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he really loved her. Mr. Ramesh made a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife Mrs. Lali. Mrs. Lali want to file a suit against Mr. Ramesh. अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स अगर देखे जाए ना तो इस तरीके से लिखे गए हैं जैसे हमने कंसिडरेशन के चैप्टर के अंदर ना एक हम एक्सेप्शन करेंगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन की, तो सारे फैक्ट्स उस तरीके से लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप आंसर कर सकते हो, बट जो आईसीआई का केस करने का तरीका है वो जब जब हस्बैंड वाइफ का सवाल पूछ रहा है ना तो वो उसे सोशल एग्रीमेंट के तरीके से सॉल्व कर रहा है। मैंने भी उसी तरीके से आंसर लिखा है और बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के डिसीजन को वो लोग रेफर कर रहे हैं। बात समझ आ गई? तो कोशिश करना अगर हो सके तो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर पे ही रहना। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, राम प्रॉमिस टू पे हिज सन अनु अ सम ऑफ ₹1 लाख इफ अनु पास सीए एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अनु पास द एग्जामिनेशन इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट बट राम फेल्ड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट एज प्रॉमिस्ड। अनु फाइल्ड अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। स्टेट वेदर अनु कैन रिकवर द अमाउंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगेन अनु पास द सीए एग्जामिनेशन मतलब ये क्या है, एक तरीके का ऑफर क्या है, मतलब सोशल प्रॉमिस है, तो इट विल नॉट गिव राइज टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गई इतनी बात। तो अगेन सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है, एग्रीमेंट को डिफाइन करते हुए, इन्फोर्सेबिलिटी को डिफाइन करते हुए सोशल एग्रीमेंट के बारे में लिखा, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर लिखा और फिर गिवन केस को सॉल्व करना है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 5, state whether there is any contract in the following cases. A engage B to do a certain work and remuneration to be paid as fixed by the C. देखो जी, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रेम्यूनरेशन वो होगी जो कि पेड की जाएगी सी के द्वारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, थर्ड पार्टी फिक्स कर सकता है प्राइस, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यस, आपसे केवल एक पूछा है कि देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट और नॉट इन द फॉलोइंग केसेस। अब इस तरीके का सवाल 3 नंबर पे आ सकता है, तो फिर अब आपको क्या रीजन भी लिखने हैं, रीजन एक एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी अगर 3 नंबर पे वो 4 चीजें पूछ रहा है तो फिर रीजन ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट एक एक लाइन का रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई सिंस बड़ी सीधी सी बात है, प्राइस कैन बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पर्सन। ए एंड बी प्रॉमिस टू पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड सन्स। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं कि वो कह रहे हैं पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड सन्स, तो फिर ये क्या है, अगर अपनी मेड जो काम करने वाली मेड है उसके बेटे के लिए या उसके बच्चे के लिए पढ़ाई का वादा कर रहे हैं तो एक तरीके से चैरिटी कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक सोशल एग्रीमेंट होगा, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए टेक अ सीट्स इन द पब्लिक बस, बिल्कुल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉमिस टू हेल्प हिज फ्रेंड, मतलब सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। तो बस इतना सा ही लिखना है, कहता है देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, आपको इतना बताना है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, बस, और ज्यादा नहीं। तो बताते जाना कि सिंस ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर देयर, या फिर सोशल एग्रीमेंट है इस वजह से नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर हैं इसलिए है, बस इतना एक एक लाइन में बताते जाना। क्योंकि एक आपसे उसने ये नहीं पूछा डिफाइन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप होता तो मैं लिखता यहाँ पे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, बट उसने पूछा नहीं है, उसने लिखा कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, बस ये लिखो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अगर आप एक एक लाइनर भी ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर 3 नंबर पे सवाल आता है तो। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, कहता है ए सेज टू बी इफ यू पे मी 500 पर मंथ आई विल नॉट प्ले कैसीनो एवरी नाइट, इज द ऑफर वैलिड। अब आपसे ऑफर की वैलिडिटी के बारे में पूछा है, तो ऑफर अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर ऑफर में 2 चीजें आती है, एक विलिंगनेस टू डू समथिंग और विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ करना भी ऑफर है और कुछ करने से मना कर देना भी ऑफर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं कैसीनो प्ले नहीं करूंगा, अगर आप मुझे 500 रुपए दोगे तो विलिंगनेस टू एब्सटेन हो गया, तो ये भी ऑफर है, यस। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले ऑफर को डिफाइन करना चाहिए। लो जी, ऑफर को डिफाइन किया आप, क्योंकि विलिंगनेस टू एब्सटेन के बारे में बोलने जा रहे हो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफर जरूर लिखो कि ऑफर क्या होता है। इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर, इट मस्ट रिफ्लेक्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू, इट मे रिफ्लेक्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को एक लाइन में एक्सप्लेन किया कि ये नेगेटिव एक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी। आप एग्जांपल देना चाहो तो कोई एग्जांपल भी यहाँ पर कोट कर सकते हो, मैंने नोट्स लिखवाते हुए आपको एग्जांपल यहाँ पर लिखवाया भी हुआ है ओपन में, फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है जी। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, जो मैंने एग्जाम्पल कॉपीज में लिखवाया वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर इस एग्जाम्पल के अंदर एक दिक्कत हो गई। अब देखो, नोट करो, बताओ दिक्कत क्या है। एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ के वीडियो को पॉज कर दो और मुझे दिक्कत बताओ क्या है, क्या आ रही है आपके दिमाग में दिक्कत। जानते हो दिक्कत क्या है? आपने कभी भी एग्जाम्पल लिखने हैं क्वेश्चन में तो वहां नाम नहीं लिखने, बिल्कुल भी नाम नहीं लिखने, एक्स वाई ए बी सी ऐसे लिखना है। नाम लिखना अनफेयर मीन्स में पकड़ा जाएगा, तो इसलिए जानबूझ के एग्जाम्पल लिखा है ताकि यहां पर मैं बता सकूं कि नाम नहीं लिखने हैं। समझ गए बात? चलिए आगे। Question number 7. Mr. X through a telegram asked Mr. Y to question namely, will you sell us the bumper ball pen and telegraph the lower cash price? Y ने रिप्लाई दिया जिसमें लोएस्ट कैश प्राइस तो बता दिया, बट ये नहीं बताया कि वो सेल करेगा या नहीं। अब X ने लेटर देके दूसरा कहा कि हमें बॉल पेन भेज दीजिए। अब सवाल उठा कि Y का केवल एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना, क्या ये एक्सेप्टेंस है किसी चीज की? नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है। या फिर ये ऑफर भी है? नहीं, ऑफर भी नहीं है। भाई वाई केवल अपनी इंटेंशन बता रहा है कि हाँ जी मेरी ये इंटेंशन है कि मैं आपको प्राइस बताना चाह रहा हूं आपके लेटर के रिप्लाई के जवाब में, ठीक है। इसका मतलब ऑफर नहीं है ये किसी भी मामले में। आप कह सकते हो ये इंटेंशन टू ऑफर या फिर इनविटेशन टू ऑफर है, चलेगा। तो आंसर में इनविटेशन टू ऑफर होना चाहिए, आप उसी को लिख सकते हो। बट फिलहाल ये डिप्टो केस है, एक बहुत लैंडमार्क केस जिसका नाम था हार्वे वर्सेस फेसाई। तो आपको हार्वे वर्सेस फेसाई का रेफरेंस जरूर दे के आना है। देखो गिने चुने 20-25 केस लॉज हैं, अगर उनके बिल्कुल फैक्ट पे बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो जरूर करके आना है। अब देखो, एक तरीका केस लॉ लिखने का ये भी है कि ऊपर स्टाइल मार दो पूरे का पूरा कि पूरे केस लॉ के जो फैक्ट्स है वो हार्वे वर्सेस फेसाई पे बेस्ड है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए सॉलिड, तभी ये चीजें ध्यान रहेंगी, तभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत वरदान साबित होंगे, ध्यान रखना। आगे सबसे पहले आपने अगेन ऑफर को डिफाइन किया। ऑफर को डिफाइन करने के बाद आप फिर कह सकते हो, अब ये आपके पास ऑप्शनल है कि कैरेक्टरिस्टिक लिखो ना लिखो, आपके पास ऑप्शनल है। आप एक और तरीका भी अपना सकते हो यहां पर कि डिफरेंस दिखा सकते हो, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, जैसे ऊपर आया था ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर,
जो ऊपर लिखा था ना, आप वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा सकते हो कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये तरीका भी है और ये तरीका भी है, दोनों तरीके बिल्कुल परफेक्ट माने जाएंगे। फिर गिवन केस को यूज करते हुए बताओ कि हाँ जी क्या होना चाहिए, कंक्लूड करके आओ कि कंक्लूजन। अच्छा देखो इस केस में हुआ क्या था, जज साहब ने क्या डिसीजन दिया था, court could not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked the two question, ये अगर इसके फैक्ट्स, अगर ये वाला इसका डिसीजन याद कर पाओ हार्वे वर्सेस फेसाई का तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिलता जुलता बिल्कुल डिप्टो केस आया है। हालांकि जो जिनको मैंने कॉपीज में लिखवाया हुआ वो कॉपीज की लैंग्वेज ही याद करें, मोर और लेस लगभग मिलती जुलती लैंग्वेज है। और अदरवाइज ये वाली लैंग्वेज को ध्यान रखना कि कोर्ट ने कहा कि भैया हम आपके बात से एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेंटिफ ने 2 सवाल पूछे थे और डिफेंडेंट ने केवल सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया है, पहले क्वेश्चन का जवाब दिया ही नहीं है। तो 10 उसने कोई ऑफर, किसी भी प्रकार का ऑफर उसने दिया ही नहीं है। देयर लॉर्डशिप मतलब जज साहब ने हेल्ड किया कि केवल स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस जिस पे वेंडर पेन बेचने को तैयार होगा, इसका मतलब ऑफर बिल्कुल नहीं है। ये इस केस का डिसीजन था। याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जुगाड़ है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस, हार्वे वर्सेस फेसाई का बस ऊपर आपने रेफरेंस लिख दिया और बस कंक्लूजन लिख दिया। अगर जजमेंट याद हो, ये वाला डिसीजन याद हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, अगर याद हो तो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अजय गारंटीज भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य, स्टेट इफ द वैलिड कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड। ओ, अजय गारंटीज भुवन, अजय कह रहा है भुवन को कि मैं गारंटी लेता हूं कि तू भुवन को जो माल बेचेगा, एक मिनट, अजय गारंटी भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। हाँ, कि जो तू चैतन्य को 1 महीने के क्रेडिट पे अगर माल बेचेगा तो मैं गारंटी लेता हूं, चिंता मत कर। अच्छा, जरूरी है कि कंसिडरेशन केवल प्रोमिसर से प्रोमिसी और प्रोमिसी से प्रोमिसर की तरफ जाए? जरूरी नहीं है, क्योंकि चनाया वर्सेस रमाया में हमने कहा था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है ना, तो भैया अजय अगर गारंटी ले रहा है भुवन के लिए तो जरूरी नहीं है भुवन अजय को कुछ सप्लाई करे, भुवन किसी और को भी सप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखी आपने, लो जी कंसिडरेशन होता क्या है। फिर कंसिडरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट मेन पॉइंट क्या है, इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चिनाया वर्सेस रमैया के केस का जजमेंट भी का वो रेफरेंस भी दिया। फिर गिवन केस करते हुए लास्ट में कंक्लूड करके आया। देख रहे हो हेडिंग, केस स्टडीज में कंक्लूजन जरूर आना चाहिए, हेडिंग इस तरीके के हेडिंग के साथ ही आना चाहिए। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि सोहनलाल सोल्ड 10 acre ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड टू मिस्टर मोहनलाल ऑन 25th of September 2022 for 25 lakh. The property paper mentioned a condition among other detailed that whosoever purchased the land is free to use 9 acre as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of seller, for carrying out the farming or other activity on his choice. On 12th of October 22, Mr. Sohanlal died leaving behind his son and life. On 15th of October, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acre of land and denied Mr. any land to his son. Okay. Now Mr. Chotelal want to file a case against the purchaser. 2 facts यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं। पहला, आपने बच्चे को दी गई लैंड ठुकरा दी और पूरी लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, इसका मतलब है आप ये तो गलत हो गया, क्योंकि चिनाया वर्सेस रमाया फिर लग गया। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन होता है। ठीक है ना। दूसरा, एक और चीज यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, आपने पूरी लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। अब लैंड को बेचते हुए अगर कंडीशन कोविनेंट होता है, कोई लैंड के अंदर कोई कंडीशन होती है कि वो इसके लिए यूज नहीं होगी, तो वो कोविनेंट एप्लीकेबल होता है। कोविनेंट ऑफ द लैंड वो एप्लीकेबल होता है अगर मान लीजिए मेरे पास 2 प्लॉट हैं। अब एक प्लॉट को मुझे एग्रीकल्चर में यूज करना है, बट दूसरा जो उसके साथ वाला प्लॉट है मैं उसे बेचना चाह रहा हूं, बट कंडीशन के साथ में कि वो कभी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, तो मैं इस तरीके से उसे बेच सकता हूं। यस, और वो कंडीशन आपका पालन करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड को बेचते हुए कंडीशन है वो कोवेनेंट ऑफ लैंड है, वो पालन करना ही करना पड़ता है। तो अगेन सबसे पहले शुरुआत की कंसिडरेशन की डेफिनेशन से देखो। जब भी ऑफर पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ऑफर से शुरू कर रहे हैं, जब भी कंसिडरेशन पे आ रहा है कंसिडरेशन से शुरू कर रहे हैं। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, चिनाया वर्सेस रामाया का रेफरेंस दिया। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड का, कि अगर मान लीजिए पर्सन कोई लैंड परचेज करता है जिसमें
उसमें एक टर्म जुड़ी हुई है कि इसका पालन करना पड़ेगा, तो बेशक बेटा आपने ओनर से परचेज नहीं की, आपने ओरिजिनल ओनर से परचेज नहीं की, मगर फिर भी आपको उसका पालन तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें इन द गिवन केस करते हुए कंक्लूजन लिखा कि भैया कंडीशन तो माननी पड़ेगी और 1 एकड़ लैंड जो है छोटे लाल के लिए देनी ही पड़ेगी। चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9A। मिस्टर प्रथम अप्लाइड फॉर द जॉब एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड टू अपॉइंट हिम। वन मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड प्रथम दैट ही वाज अपॉइंटेड बट ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाज नॉट गिवन। यानी कि आप देने गए होगे स्कूल का इंटरव्यू एज अ प्रिंसिपल, कमेटी ने आपको इन्फॉर्म किया कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, कमेटी ने आपको सिलेक्ट तो कर लिया, बट कमेटी के एक मेंबर ने आपको प्राइवेटली कर दिया कि भैया पार्टी दे दे मेरे को, तेरा सिलेक्शन हो चुका है, चिंता मत कर, हीरो बन गया वो। अब लेटर ऑन कमेटी ने किसी और को सिलेक्ट कर दिया, अब जिसको उसने पार्टी ली थी प्रथम से वो उसने केस कर दिया कि तुमने जब मुझे बता दिया तो फिर बाद में तुम किसी और को कैसे अपॉइंट कर सकते हो। अब यहां पर 2 फैक्ट्स जुड़ रहे हैं। पहला, एक फैक्ट तो जुड़ता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है, कोई ऑथराइज व्यक्ति कर सकता है, कोई और तो नहीं कर सकता, सिवाय ऑथराइज पर्सन के कोई और नहीं कर सकता, केवल ऑथराइज पर्सन ही एक्सेप्टेंस दे सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नौरा ने मुझे अगर ऑफर दिया कि पोपली मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तो सवाल उठा एक्सेप्टेंस मैं ही दूंगा। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि मेरा पड़ोसी कहेगा हाँ पोपली को तो स्वीकार है, नहीं ना। दूसरी बात, ऑथराइज कौन था यहां पर एक्सेप्टेंस देने के लिए? मैनेजमेंट कमेटी। और एक्सेप्टेंस दे कौन रहा है? मैनेजमेंट कमेटी का एक व्यक्ति प्राइवेटली दे रहा है, मैनेजमेंट कमेटी की तो नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब वो सामने वाले को मिलती है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो सामने वाले को मिलनी तो चाहिए। ठीक है। अब पढ़िएगा, सबसे पहले मैंने लिखा एक्सेप्टेंस क्या होती है। ओके, फिर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड रूल कहता है कि एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर बाय द ऑफरी हिमसेल्फ और इज एजेंट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पर्सन ये वैलिड नहीं होता। सेक्शन 4 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब द प्रपोजर को एक्सेप्टेंस लेटर पुट कर दिया जाता है इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, तो माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लायबल हो गया और वो अब उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो तुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है और तुझे थर्ड पार्टी ने आकर बताया है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है और तू केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बड़े टाइम से एक्सपेक्टेड है मगर आया नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर कमेंट। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब आप माचिस की तीली बम पटाखे के अंदर लगाते हो तो क्या होता है? धमाका होता है। सिमिलरली अगर मैं एक्सेप्टेंस नाम की तीली ऑफर पे लगाऊंगा तो क्या होगा? धमाका। जिस धमाके का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि दिस स्टेटमेंट, अगेन वैसे ही चल रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सबसे पहले एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया। एक्सेप्टेंस जैसे ही कंप्लीट होती है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन जाता है, और 2 या 2 से ज्यादा प्रॉमिस क्या बन जाते हैं? एग्रीमेंट बन जाते हैं, और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। पूरी सीरीज लिख दी देखो जी। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस का ट्रिगर होना, जैसे ही एक्सेप्टेंस ट्रिगर होगी बस प्रॉमिस बन गया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर वापस नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब है एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो हो गई, धमाका हो गया फिर उसके बाद। बिल्कुल यही तो गन पाउडर में होता है कि जैसे ही ट्रेन ऑफ गन पाउडर को माचिस की तीली लगाई जाती है उसमें धमाका होता है। द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इन इटसेल्फ इज इनर्ट, वो अपने आप में बेकार है। गन पाउडर अगर पड़ा है, बम रखा हुआ है रास्ते में, तो वो बेकार है जब तक उसमें माचिस की तीली ना लगे। इसलिए ऑफर अपने आप में बेकार है जब तक उसमें एक्सेप्टेंस ना आए। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ऑफर अपने आप में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता, वो तभी कुछ होगा जब एक्सेप्टेंस उसके साथ मिलेगी। तो इसलिए आपने वही लिख के आना है, पूरी इन लाइनों में से जितनी हो सके इंपॉर्टेंट लाइनें उठाकर लिखाना, और अगर एज इट इज सारा लिखा हो तो बेहतरीन है, फिर तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? पढ़ सकते हैं आगे। चलें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैपिटल ए पर। हाँ जी,
Mr. Ramlal Birla was a big businessman of the city Pune, having 2 sons and 1 married daughter. He decided to gift his 1 house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at the house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. When they both were going for a registration of a document, they met with an accident and both of them died. Oh. His daughter found the document and claimed the house on the basis of that document. Explain whether she can get the house as a gift under the Indian Contract Act. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। देखो जी, एक पिताजी अपनी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने जा रहे हैं। पिताजी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। अब हुआ क्या, 2 मैरिड डॉटर हैं, 2 सन्स हैं और 1 मैरिड डॉटर है। एक हाउस बेटी को देने जा रहे हैं, अपने लॉयर को बुलाया और रिटर्न डॉक्यूमेंट किया इस गिफ्ट के लिए, बहुत अच्छी बात है। बट हमने तो पढ़ा था अगर एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो तो उसका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। रजिस्टर्ड तो हुआ नहीं। द लॉयर एडवाइज हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड। दोनों जब जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ और बोथ ऑफ देम डाइड। Later on his daughter found the document and claimed the house on the basis, नहीं, written and registered होना चाहिए। Natural love and affection है, written है, but registered नहीं है, ये दिक्कत हो गई। ठीक है, तो चलिएगा, तो कंसिडरेशन को पहले डिफाइन कीजिएगा, फिर लिखिएगा कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं हो सकता, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर वो वैलिड हो सकता है। वो कौन कौन सी हैं? पहला नैचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पूरे लिख के आइएगा, तीनों की तीनों कंडीशन, और फिर इसको कंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। P delivered some clothes to dry cleaner for which he received a laundry receipt containing a condition that in case of a loss, customer would be entitled to claim 15% of the market price of the article P lost her new sari. अब ये तो बड़ी गलत बात है भाई साहब। देखो, कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंज्यूमर के लिए हार्मफुल होता है, और ऐसी कंडीशन जो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल होती हैं कॉल्ड एज स्पेशल कंडीशंस। और ये स्पेशल कंडीशन कहाँ पर होती हैं? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। तो अब स्पेशल कंडीशंस को जो है अलग तरीके से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए और वो रीजनेबल होनी चाहिए, और अगर वो रीजनेबल नहीं हुई तो वो वैलिड नहीं होगा। अब ये क्या बदतमीजी है कि अगर आपका कुछ कीमती सामान खुम गया तो हम आपको 15% ऑफ द पेमेंट देंगे। ये क्या बदतमीजी है यार, ऐसे तो ना होता है क्या? ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो फिर पहली बात, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या होती है? देखो जी, ये है स्पेशल कंडीशन जिनको स्पेशली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। ओके, फिर आता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंज्यूमर का फायदा उठाती हैं, उनसे कोई अनरीजनेबल कंडीशंस लिखवा देती हैं उनसे। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद ये देखिए पैरा, बट द एक्सेप्टर विल नॉट इनकर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इफ द डॉक्यूमेंट इज सो प्रिंटेड एंड डिलीवर्ड टू हिम इन सच अ स्टेट दैट इट डज नॉट गिव रीजनेबल नोटिस ऑन इट्स फेस दैट इट कंटेन सर्टेन स्पेशल कंडीशन। यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड नहीं होंगे जब तक इनमें स्पेशल कंडीशन जो लिखी गई है उसे अलग तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है जी, पी ने क्या किया, डिलीवर किए क्लोथ को ड्राई क्लीनर को, और उसमें लिखा था कि कस्टमर वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम 15%। टर्म्स अनरीजनेबल हैं, तो इसका मतलब है कि पी वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम द होल अमाउंट। यस, अब ये लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी का एक केस था, और अगर याद हो पाए तो ध्यान रख लेना, वरना छोड़ देना। बस ये डिसीजन ध्यान रख लेना कि स्पेशल कंडीशन जब भी होगी, कब होगी? जो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है, और ऐसी कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए और ढंग से कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक्सप्रेसली यानी कि टेसिटली कम्युनिकेट होनी चाहिए। और ये सवाल स्पेशल कंडीशन का कहां उठता है? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में उठता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट स्टैंडर्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड ऑन अनदर हु इज सब्जेक्टिवली अनअवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हल्के हल्के छोटे छोटे ग्राहकों से ऐसे मजबूर कर देती है उन्हें, जैसे बैंक आपके पास बैंक का फॉर्म लेके आया, कहा
6 जगह कुग्गी लगाई हुई थी, कांटे लगाए हुए थे कि 6 जगह साइन कर लो। डीमेट की कंपनी वाले आपके पास आए, 10 जगह लगाए हुए थे साइन की, 10 जगह साइन कर दो। आपने उन कंडीशंस को पढ़ा ही नहीं, यू आर अनअवेयर ऑफ दीज कंडीशंस, तो ये आपका ऐसा फायदा उठाते हैं। प्रोवाइडेड दैट पार्टी वांटिंग टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज गिवन नोटिस व्हिच इन द सर्कमस्टेंस ऑफ केस इज सफिशिएंटली रीजनेबल। यानी कि जो भी बैंक है या डीमेट वाली कंपनियां हैं, अगर कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन है जो कि हार्मफुल है तो उसका स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, तभी वो कंडीशन वैलिड होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 11A। F uncle offered to buy his nephew's house for 30 pounds, saying, "If I hear no more about it, I will consider the horse mine at 30 pound." Okay. The nephew did not reply to F at all. अच्छा, उसके बाद he told his auctioneer B to keep the particular horse out of the sale of his farm stock, as he intended to reserve it for his uncle. मतलब nephew सोच तो रहा है कि मैं अपने अंकल को ही बेचूंगा, but by mistake the auctioneer अंकल ने horse को बेच दिया। F sued him for the conversion of his property. For the conversion of his property. अब सवाल उठा, अंकल ये प्रॉपर्टी तुम्हारी कैसे हो गई? अंकल कहते हैं कि मैंने कहा था कि अगर मैंने तुमसे कुछ नहीं सुना तो मैं मान लूंगा हॉर्स मेरा है। ये क्या बदतमीजी हुई भाई? ये कैसा एक्सेप्टेंस हुई कि मैंने अगर तुमसे कुछ नहीं सुना, मतलब तुम्हारा जवाब अगर नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी हाँ है? ये तो कोई बात ना हुई। यानी कि बड़ी सीधी सी बात है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर unless the offeree has in any previous conduct indicated कि उसका साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अगर नेफ्यू अंकल को कह दे कि अंकल अगर मैं कोई जवाब ना दूं तो हाँ है, तब तो मानता हूं, बट अदरवाइज भाई मैंने कहा नोरा से, हे नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, नोरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मतलब उसकी हाँ है, घोड़ी लेके पहुंच जाओ, क्या ये गलत नहीं है? तो फिर एक्सेप्टेंस इंप्लाइड नहीं हो सकती, ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस इंप्लाइड नहीं हो सकती, किसी का साइलेंस रहना वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो ये लिखना है। अब अगर ज्यादा नंबर का आ जाए तो ध्यान रखना एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, पहले अगेन मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा, ये पॉइंट लिखा, अगर ज्यादा नंबर का आ जाए तो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड 2-3 रूल्स पेल देना, ठीक है। वैसे 3 नंबर का से ज्यादा का नहीं बनेगा, उसमें इतना ही बनेगा। तो ये लो जी, हमारा पहला राउंड आज खत्म होता है, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 किए। अब जितने भी अगले राउंड आएंगे वो सारे ड्राइव के ऊपर दे दिए जाएंगे, वीडियो भी और पीडीएफ भी। तो अगेन आप वही बाय कर पाएंगे जिन्होंने इसकी एक्सेस ली हुई है। तो पहला पार्ट ओपन फॉर ऑल था। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।